हेलो एवरीवन, आई एम किरण। वेलकम बैक टू माय चैनल LNMU कॉमर्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं LNMU BCom पार्ट 2 के कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जो है आपका ऑनर्स पेपर 4, उसके ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे। मोस्ट VVI ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सारे चैप्टर से मैंने ट्रू और फॉल्स लिया है ताकि आपके सारे चैप्टर्स के रिविजन जो है ट्रू और फॉल्स के हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि सारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आपकी ऑनर्स पेपर का एग्ज़ाम जो है वो थ्योरी में ही होगा। तो एग्ज़ाम थ्योरी में होगा तो ये ट्रू और फॉल्स किस लिए है? तो सबसे पहला जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है वो आता है ट्रू और फॉल्स का। ट्रू और फॉल्स जो है ये कंपलसरी क्वेश्चन होता है। कंपलसरी क्वेश्चन होता है मतलब कि इसको आपको अटेम्प्ट करना ही करना है। इसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चंस के ऑप्शन होते हैं, थ्योरी क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से कोई भी 4 आपको अटेम्प्ट करना है। तो ये जो ट्रू और फॉल्स है ये आपको 20 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो टोटल जो है 10 ट्रू और फॉल्स पूछे जाएंगे, 2 मार्क्स ईच जो होता है। एक ट्रू और फॉल्स 2 मार्क्स का होता है, तो टोटल आपके हो गए 20 मार्क्स। तो 20 मार्क्स के आपके जो है ट्रू और फॉल्स पूछे जाएंगे। और ट्रू और फॉल्स कोई डेफिनेट नहीं है कि कोई एक ही चैप्टर से पूछा जाता है। ट्रू और फॉल्स जो है सारे चैप्टर से मिक्स्ड होता है। तो यहाँ हम सारे चैप्टर्स के मोस्ट VVI ट्रू और फॉल्स जो है इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे। इससे पहले के वीडियोस में मैंने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के मोस्ट VVI क्वेश्चंस डिस्कस किया था फॉर एग्जाम। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग सारे क्वेश्चन रिवाइज करेंगे और जो मोस्ट VVI क्वेश्चन है वो मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर रखा है। तो जो हाईलाइटेड क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये मोस्ट VVI क्वेश्चन में से एक है। तो सभी ट्रू और फॉल्स को रिवीजन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रीमियम रिसीव्ड ऑन शेयर्स में बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट है, ऑथराइज्ड कैपिटल इज सोन इन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। तो ऑथराइज्ड कैपिटल होता है, ऑब्वियसली कैपिटल को आप लायबिलिटी साइड लिखते हैं। तो कभी कभी जो है ट्रू और फॉल्स जब आप पढ़ते हैं तो बेसिक सा आपको दिमाग लगाना है। आप अगर अकाउंट्स पढ़े हुए हैं अच्छे से तो जो है बहुत ही बेसिक ट्रू और फॉल्स पूछे जाते हैं। लैंग्वेज थोड़ा टफ रहता है तो आपको लगता है ट्रू और फॉल्स बहुत टफ है, पर बहुत इजी ट्रू और फॉल्स पूछे जाते हैं। तो ये सेकंड ट्रू और फॉल्स आप देख सकते हैं, ऑथराइज कैपिटल लिख दिया। तो आप इससे भी आप गेस कर सकते हैं कि जो लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी साइड में ही हम लोग कैपिटल लिखते हैं बैलेंस शीट जब भी बनाते हैं। तो इस तरह से आपको इसका आंसर ट्रू लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व कैपिटल इज नॉट शोन इन द बैलेंस शीट। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू, रिजर्व कैपिटल हम लोग नहीं लिखते हैं। नेक्स्ट है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर कैन नॉट एक्सीड 10%। तो ये फॉल्स है, ऐसा कुछ भी नहीं है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर जो है 10% से एक्सीड नहीं कर सकता, ये फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, बोथ इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर कैन बी इशूड साइमल्टेनियसली। तो इसका आंसर होता है ट्रू। बोथ जो है इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर साथ में इशू किया जा सकता है साइमल्टेनियसली। नेक्स्ट है, द अमाउंट ऑफ प्रीमियम ऑन शेयर्स कैन बी कलेक्टेड ओनली ऑन अलॉटमेंट। तो जो अमाउंट होता है प्रीमियम वाला वो सिर्फ अलॉटमेंट पे जो है हम लोग ले सकते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, फॉल्स। जो प्रीमियम है वो हम लोग कभी कभी आप देखते हैं कि एप्लीकेशन के साथ भी प्रीमियम आ जाता है और जनरली अलॉटमेंट के साथ होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाए होंगे तो आपको याद होगा कि अलॉटमेंट के साथ जो है जनरली प्रीमियम जो है लिख दिया जाता है, दे दिया जाता है। पर फर्स्ट कॉल पे भी हो सकता है प्रीमियम, सेकंड कॉल पे भी हो सकता है, एप्लीकेशन पे भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन था समझने वाला। नेक्स्ट है, 7th वाला क्वेश्चन है, अ कंपनी कैन नॉट कलेक्ट इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर एक्सीड्स 5% ऑन शेयर होल्डर्स। तो ये ट्रू है। तो ये आपको याद करना होगा, ये क्वेश्चन याद करने वाला है कि जो कॉल्स इन एरियर होता है उस पर 5% से ज़्यादा इंटरेस्ट जो है कंपनी नहीं मांग सकती है शेयर होल्डर से। अगर शेयर होल्डर कोई भी कॉल्स पर कॉल्स इन एरियर करता है तो उसको इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, पर वो 5% से ज़्यादा नहीं होगा। तो ये आप याद कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। इस VVI क्वेश्चन में मैंने प्रीवियस ईयर के जो ट्रू और फॉल्स आए हुए हैं वो भी हाईलाइट कर दिया है, क्योंकि ट्रू और फॉल्स जो है प्रीवियस ईयर के भी आपको पूछे जाते हैं, पर
थोड़ा सा चेंज करके पूछा जाता है, लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है, सेम क्वेश्चन जैसे कि तैसे आपको नहीं दिया जाएगा, थोड़ा सा उसमें डिफरेंट कर दिया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, शेयर होल्डर्स आर एंटाइटल्ड टू रिसीव डिविडेंड ऑन कॉल्स इन एडवांस। तो कॉल्स इन एडवांस पे कोई डिविडेंड नहीं मिलता है, बल्कि इंटरेस्ट मिलता है। यहाँ तो लैंग्वेज ही गलत है, डिविडेंड लिख दिया है, यहाँ हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यह है द कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन। तो ये ट्रू होगा, ये तो आप लोग पढ़ते ही आ रहे हैं कि कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, तो सिंपल सा है, ये ट्रू होगा। नेक्स्ट है अ कंपनी कैन यूज सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट फॉर राइटिंग ऑफ द डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर। तो यस, ये ट्रू है। कंपनी जो है अपनी सिक्योरिटी प्रीमियम, कंपनी को जो प्रॉफिट होता है, जो प्रीमियम आता है, वो कंपनी डिस्काउंट देने में यूज़ कर सकती है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, जब भी इशू करती है शेयर तो उस पर डिस्काउंट देती है। तो नेक्स्ट है 11th नंबर, अ कंपनी कैन नॉट री इशू फॉरफिटेड शेयर एट डिस्काउंट। ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे आपने क्वेश्चन बनाया हुआ जिसमें कंपनी ने शेयर इशू किया है, वो भी री इशू किया है डिस्काउंट पे, तो ये फॉल्स हो गया। अ कंपनी कैन ट्रांसफर द बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व। तो ये ट्रू है। बैलेंस जो होता है फॉरफिटेड, अगर आपने ये चैप्टर बनाया है शेयर फॉरफीचर वाला, तो आपको पता होगा कि जब शेयर फॉरफीट करते हैं तो उसको फिर जो बैलेंस बचता है उसको हम कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। ट्रू और फॉल्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट ये भी हो जाता है कि ये बहुत ही प्रैक्टिकल वे में क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि कुछ क्वेश्चंस थ्योरेटिकल होते हैं, पर कुछ क्वेश्चन जैसे अगर आप न्यूमेरिकल बनाए हुए हैं कुछ तो बहुत बेसिक होगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन बहुत ही बेसिक था, फॉरफिटेड शेयर्स जो है कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होते हैं। अगर आपको जर्नल एंट्रीज आप बनाते होंगे तो ये तो बिल्कुल ही आप एक बार में ट्रू इसमें लिखिएगा। बहुत जो है इजी होता है, बस आपको समझ के आंसर देना है। नेक्स्ट है, इफ़ अ शेयर होल्डर फेल्स टू पे एनी कॉल मेड बाय कंपनी हिज शेयर में बी फॉरफिटेड। तो ये तो बिल्कुल ही ट्रू है। अगर कोई भी कॉल, अगर कोई भी शेयर होल्डर जो है कॉल मनी नहीं देता है, या कोई भी अलॉटमेंट नहीं दिया, या फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल नहीं दिया, तो कंपनी के पास राइट होता है कि उसका शेयर वो फॉरफिट करे। कभी कभी फर्स्ट कॉल पे फॉरफिट नहीं करती है तो सेकंड कॉल नहीं देने के बाद फिर फॉरफिट कर लेती है, तो वो कंपनी की मर्जी है। कॉल्स इन एरियर हुआ है तो फिर वो फॉरफिट कर सकती है शेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, द बैलेंस ऑन फॉरफिटेड शेयर अकाउंट कैन बी ट्रांसफर टू द स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट। तो ये फॉल्स है। स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट में नहीं बल्कि कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। ये क्वेश्चन अभी जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों ने ट्रू लिखा, बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, क्योंकि ये सही स्टेटमेंट है। अभी सेम स्टेटमेंट यहाँ दे दिया है, द बैलेंस ऑन फॉरफिटेड शेयर अकाउंट कैन बी ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएल कुछ होता ही नहीं है, यहाँ कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो देखिए सेम क्वेश्चन है, बस जो है यहाँ पे चेंज कर दिया गया। तो इसी तरह आते हैं ट्रू और फॉल्स, बिल्कुल ही रिपीटेड होते हैं, कुछ चेंजेस कर दिया जाता है, आंसर जो है ट्रू से फॉल्स बन जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, इसीलिए मैंने मार्क कर दिया है। कुछ क्वेश्चन इसी तरह से ट्रिकी बना दिया जाता है। नेक्स्ट है, द बैलेंस ऑन फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट रिप्रेजेंट कैपिटल लॉस। तो ये हो जाएगा फॉल्स। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो कंपनी के लिए लॉस, कैपिटल लॉस नहीं होता है। नेक्स्ट है, फॉरफिटेड शेयर ऑफ शेयर्स रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। ट्रू। ऑब्वियसली शेयर फॉरफिट कर रही है, मतलब कैपिटल उसका कम हो रहा है ना। कंपनी ने सोचा था 5000 शेयर्स इशू करेंगे 100 रुपीज़ ईच का, पर उसमें से 5000 शेयर्स में से 100 शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया। मान लीजिए फर्स्ट कॉल जो 20 रुपीज़ का था वो नहीं दिया। इसका मतलब जो कैपिटल आना था 5000 का 100 रुपीज़ ईच करके, वो अब एरियर हो जाएगा 100 रुपीज़ ईच 5000, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी तरह लेस करके, मतलब कैपिटल तो कम हो गया ना एरियर होने के बाद। तो सेम चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है, फॉरफिटेड शेयर रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। तो ये आप ध्यान रखिए। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। तो ट्रू, यहाँ पे कोई शेयर होल्डर्स जो है ओनर्स ऑफ द कंपनी होते हैं, ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी लिख दिया है, इक्विटी शेयर होल्डर्स भी लिख दिया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों ही शेयर होल्डर्स ही हैं। तो शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट आते हैं दूसरे चैप्टर पे, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में सबसे पहला क्वेश्चन है, अ कंपनी कैन नॉट रिडीम इट्स प्रेफरेंस शेयर। ऐसा कुछ भी नहीं है, फॉल्स।
कर सकती है, प्रेफरेंस शेयर क्यों नहीं रिडीम कर सकती है? ऑब्वियसली सबका पेमेंट तो करना ही है कंपनी को। नेक्स्ट है पार्टली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स कैन नॉट बी रिडीम। जो पार्टली पेड प्रेफरेंस शेयर होती है उसको रिडीम नहीं किया जा सकता है, तो इसका आंसर है ट्रू। नेक्स्ट है प्रेफरेंस शेयर कैन नॉट बी रिडीम बाय द प्रोसीड्स इशूइंग डिवेंचर, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। कोई भी डिवेंचर इशू करके प्रेफरेंस शेयर को आप रिडीम नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है इफ़ प्रेफरेंस शेयर्स आर टू बी रिडीम्ड एट प्रीमियम देन प्रोविजन फॉर सच प्रीमियम शुड बी मेड आउट ऑफ प्रॉफिट सिक्योरिटी प्रीमियम ऑफ द कंपनी, तो ये बिल्कुल ही ट्रू है। अगर आप लोगों ने रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर जो है बनाया हुआ है प्रैक्टिकल क्वेश्चन, तो आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग कंपनी के रिजर्व से प्रॉफिट से जो है हम लोग अमाउंट लेते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम से लेते हैं और तब जाके जो है प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करते हैं। नेक्स्ट है प्रेफरेंस शेयर शुड बी रिडीम बिफोर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, तो प्रेफरेंस शेयर जो है डिबेंचर से पहले रिडीम होता है, ये तो फॉल्स है। सबसे पहले डिबेंचर का पेमेंट होता है, फिर उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, तो ये आप याद रखिएगा। कंपनी कभी भी रिडीम कर रही है पैसा तो सबसे पहले डिबेंचर, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन अलग अलग तरह से भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है नाउ अ डेज अ कंपनी कैन इशू ओनली दोज प्रेफरेंस शेयर्स विच आर रिडीमेबल विद इन 20 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, तो ये ट्रू है। तो ये आपको याद करने वाला क्वेश्चन है। क्या याद करना है? नाउ अ डेज कंपनी जो है इशू करती है उस टाइप का प्रेफरेंस शेयर जो 20 ईयर्स के अंदर रिडीमेबल हो जाए, ठीक है। इशू करने के बाद 20 ईयर्स के अंदर रिडीम हो जाए, उस तरह का प्रेफरेंस शेयर कंपनी इशू करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कैन बी क्रिएटेड ओनली आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, तो ये बिल्कुल ही ट्रू है, ये आंसर जो है ट्रू होगा। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व जो है हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, वो डिविजिबल प्रॉफिट जो होता है उससे क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट है फॉर द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इशू ऑफ न्यू शेयर इज़ नॉट कंपलसरी, तो कभी भी हम लोग प्रेफरेंस शेयर रिडीम करते हैं तो उसके लिए न्यू शेयर इशू करना ज़रूरी नहीं है, तो ये ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। तो कोई भी प्रेफरेंस शेयर जब हम लोग रिडीम करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम लोग न्यू शेयर इशू करेंगे तभी रिडीम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कैन नॉट बी इशूड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, तो यहाँ पे आप देखिए कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व जो है फिर से आ गया है। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कैन नॉट बी यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, तो ये बिल्कुल ही ट्रू है, ठीक है। डिविडेंड बांटने के लिए हम लोग कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व नहीं क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर ट्रू हो जाएगा, तो ये भी आप इम्पॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। यहाँ पे कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व की 2 बार चर्चा हो गई। नेक्स्ट है 10th नंबर, प्रेफरेंस शेयर कैन नॉट बी रिडीम आउट ऑफ द सेल प्रोसीड, प्रेफरेंस शेयर सेल प्रोसीड से जो है वो रिडीम नहीं कर सकता, मतलब आप लोग कुछ कंपनी ने कुछ सेल किया, कुछ फिक्स एसेट, उससे जो पैसा आया वो यूज़ नहीं कर सकती है प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए, तो ये बिल्कुल ही ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट है तो कहाँ कहाँ से प्रेफरेंस पैसा लेगी कंपनी जो है प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए, जो है अभी जस्ट मैंने इस टाइप के क्वेश्चन को डिस्क्राइब किया है यहाँ पे। 4th नंबर, क्या क्या लेगी? प्रॉफिट लेगी, प्रॉफिट रिजर्व्स आप ले सकते हैं, प्रॉफिट की जगह रिजर्व भी लिखा रह सकता है, जनरल रिजर्व भी हो सकता है, सिक्योरिटी प्रीमियम ऑफ द कंपनी, तो ये आप याद रखिए। कोई भी सेल प्रोसीड वगैरह यूज़ नहीं करेगी। देखिए 2 टाइप का आ गया क्वेश्चन बिल्कुल प्रेफरेंस शेयर के बारे में है पर 2 तरह से पूछ लिया गया, तो इसी तरह से क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस बहुत रिपीटेड होते हैं, इसीलिए मैं बार बार इस पर्टिकुलर चीज़ को बोल रही हूँ। डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड कैन बी यूटिलाइज इन द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही ट्रू है। डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड जो है यूटिलाइज होता है प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन के लिए, तो ये ट्रू है स्टेटमेंट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है इशू ऑफ डिबेंचर से अब हम लोग कवर करेंगे ट्रू और फॉल्स। इशू ऑफ डिबेंचर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो चलिए यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अ डिबेंचर होल्डर इज़ एन ओनर ऑफ अ कंपनी, डिबेंचर होल्डर जो है ओनर ऑफ द कंपनी होता है, ये बिल्कुल ही फॉल्स है। फॉल्स है, क्यों फॉल्स है? तो हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा है कि शेयर होल्डर्स एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स या इक्विटी शेयर होल्डर्स आर दी ओनर ऑफ द कंपनी, तो डिबेंचर होल्डर नहीं होगा, ठीक है। तो ये आप याद रखिए, ये इजी क्वेश्चन 1-2 बार आ जाता है, वैसे तो ये इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है डिबेंचर होल्डर गेट्स इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टेड मनी
ट्रू, डिबेंचर होल्डर को इन्वेस्टेड मनी पर इंटरेस्ट मिलता है। नेक्स्ट है डिबेंचर होल्डर रिसीव इंटरेस्ट व्हेन द कंपनी अर्न्स प्रॉफिट, इन केस ऑफ लॉस द कंपनी अ डिबेंचर होल्डर डज नॉट रिसीव। ऐसा कुछ भी नहीं है। कंपनी चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे कंपनी को लॉस हो, डिबेंचर होल्डर का पेमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ ये फॉल्स लिखा है। फॉल्स क्यों होगा? यहाँ लिखा है कि कंपनी को प्रॉफिट होगी तभी जो है इंटरेस्ट मिलेगा डिबेंचर होल्डर को, अगर कंपनी को लॉस होगा तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो ये फॉल्स इसीलिए लिखा हुआ है। तो रीज़न क्या हो जाएगा? क्योंकि लिखा हुआ है कंपनी में कि डिबेंचर होल्डर्स को मिलेगा इंटरेस्ट चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो या कुछ भी हो। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये दो तरीके से पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट में से एक है। नेक्स्ट है 4th नंबर, मैक्सिमम लिमिट ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। तो इशू ऑफ डिबेंचर पे मैक्सिमम डिस्काउंट आप कितना दे सकते हैं? तो कभी आप डिबेंचर इशू करते हैं तो आप कितना डिस्काउंट दे सकते हैं? लिमिट 10% है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट है डिबेंचर होल्डर्स आर शोन इन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द कंपनी बैलेंस शीट अंडर हेडिंग सिक्योर्ड लोन्स। तो बिल्कुल ट्रू है ये। तो आप लोगों ने देखा होगा लाइबिलिटी साइड बैलेंस शीट आप लोग 12th से बनाते आ रहे हैं। ऑब्वियसली कॉमर्स, जो स्टूडेंट कॉमर्स के हैं उन्हें तो पता होगा कि लाइबिलिटी साइड कैपिटल लिखते हैं, लोन्स लिखते हैं, डिबेंचर्स लिखते हैं, मतलब बैंक लोन्स, मतलब जो भी जितने भी तरह के लोन्स होते हैं या लाइबिलिटी होता है वो हम लोग लाइबिलिटी साइड लिखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। नेक्स्ट है डिबेंचर कैन नॉट बी इशूड एट प्रीमियम। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, डिबेंचर भी प्रीमियम पे इशू हो सकता है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज कैलकुलेटेड एट फिक्स्ड परसेंटेज ऑन द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर। तो ये बिल्कुल ट्रू है। इंटरेस्ट जो है वो फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। तो जो भी डिबेंचर का फेस वैल्यू है उस पर हम लोग को इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज पेड बिफोर एनी डिविडेंड पेड टू शेयर होल्डर। तो इंटरेस्ट जो है डिबेंचर पे होता है बिफोर। यस, ये तो बिल्कुल ही ट्रू है। ये अभी जस्ट मैंने जो है डिस्कस किया था कि सबसे पहले डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट होगा, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट होगा, तब जाकर इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट होगा। तो ये आप सीरीज़ याद रखिए। यहाँ लिखा है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज पेड बिफोर डिविडेंड इज पेड टू शेयर होल्डर्स। नहीं, सबसे पहले डिवेंचर होल्डर्स को पेमेंट होगा तब शेयर होल्डर्स को। अब शेयर होल्डर्स में भी पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो ये आप एकदम नोट डाउन कर लीजिए, ये आ सकता है इस बार एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th नंबर, इंटरेस्ट एक्योर्ड एंड ड्यू ऑन डिवेंचर इज शोन अंडर द हेडिंग ऑफ सिक्योर्ड लोन। तो ये जस्ट अभी मैंने बताया कि डिवेंचर जो है सिक्योर्ड लोन्स के अंदर हम लोग सब हेडिंग के अंदर लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट लिखते हैं ट्रू। डिवेंचर विच हैव बीन इशूड एट डिस्काउंट कैन नॉट बी रिडीम्ड एट प्रीमियम। डिवेंचर जो इशू हुआ है डिस्काउंट पे वो प्रीमियम पे रिडीम नहीं हो सकता है। तो ये बिल्कुल ही ट्रू है। ये आपको याद रखना होगा। ये एक एक्सेप्शन की तरह है, एक्सेप्शन भी है, एक कॉमन सेंस भी है कि अगर कोई भी चीज़ अगर डिवेंचर है तो डिबेंचर ऑब्वियसली हैवी अमाउंट होता है, इसको हम ऑलरेडी डिस्काउंट पे हम लोग इशू कर लिए हैं, पर रिडीम करते समय अगर हम लोग प्रीमियम पे रिडीम करेंगे तो डबल लॉस होगा। जर्नल एंट्रीज आप इसके कर सकते हैं, पर प्रैक्टिकली बात करें तो ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकली ये चीज़ आप नहीं देखेंगे। कंपनी कभी भी डिस्काउंट पे इशू करके ऊपर से प्रीमियम पे रिडीम करना कभी जो है ये काम नहीं करेगी कोई भी कंपनी। तो चलिए नेक्स्ट, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन आर रेवेन्यू प्रॉफिट फॉल्स। प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन में बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड, इसका भी हो जाएगा फॉल्स। तो ये सब आप याद रखिए। प्रॉफिट जो इनकॉर्पोरेशन से पहले होता है वो रेवेन्यू प्रॉफिट कहलाता है, नहीं। जो प्रॉफिट इनकॉर्पोरेशन से पहले आता है वो डिविडेंड के जैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो ये भी फॉल्स। इफ़ नथिंग इज गिवन ग्रॉस प्रॉफिट शुड बी एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ट्रू। तो अगर कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग gross profit should be allocated on the basis of time. Next है office expenditure is allocated on the basis of time, true. Preliminary expenses is located on the basis of sales, इसका हो जाएगा false. Expenses relating to pre-incorporation period are allocated in the ratio of time, तो ये सारे जो है false है। Next आते हैं हम लोग issue of bonus shares। तो इससे कुछ इम्पॉर्टेंट हम लोग ट्रू और फॉल्स कवर करते हैं। बोनस बाय कैश पेमेंट रिड्यूसेस वर्किंग कैपिटल ऑफ द कंपनी। तो ये एक ट्रू और फॉल्स याद रखिए, इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। बोनस जो कैश पेमेंट होता है वो वर्किंग कैपिटल को कम कर देता है,
ठीक है, तो ये पास्ट ईयर्स में आया हुआ क्वेश्चन है, पास्ट ईयर में पूछा गया था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है बोनस बाय मेकिंग पार्टली पेड शेयर्स इनटू फुल्ली पेड शेयर इंक्रीजेस द वर्किंग कैपिटल ऑफ द कंपनी। फॉल्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। समथिंग हैज़ टू बी पेड बाय द शेयर होल्डर्स फॉर बोनस शेयर्स। फॉल्स। बोनस शेयर्स डिक्रीजेस द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी बट इंक्रीजेस द शेयर कैपिटल। ट्रू। तो बोनस शेयर क्या करती है, वो प्रॉफिट को तो डिक्रीज कर देती है पर शेयर कैपिटल को इंक्रीज कर देती है, तो ये भी आप याद कर सकते हैं। शेयर होल्डर्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी इनकम टैक्स ऑन बोनस शेयर। तो शेयर होल्डर्स को कोई किसी भी तरह का इनकम टैक्स नहीं देना होता है बोनस शेयर्स पे, तो ये ट्रू है। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कैन बी यूज्ड ओनली फॉर इशूइंग बोनस शेयर्स, तो ये ट्रू है। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व जो है हम लोग यूज़ कर सकते हैं ओनली फॉर इशूइंग बोनस शेयर्स, तो ये क्वेश्चन आप याद रखिए, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अकाउंटिंग फॉर बैंकिंग कंपनीज। इससे जनरली ट्रू और फॉल्स आते हैं फ्रीक्वेंट। पहला है बुक्स ऑफ द बैंक्स आर मेंटेन ऑन द बेसिस ऑफ स्लिप सिस्टम, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। तो जो बैंक्स के बुक्स होते हैं उसे हम लोग स्लिप सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है मेंटेन करते हैं, तो ये आप याद रखिए, ये याद करने वाला क्वेश्चन है। बुक्स ऑफ द बैंक आर मेंटेन ऑन द बेसिस ऑफ स्लिप सिस्टम। नेक्स्ट है इट इज़ कंपल्सरी फॉर अ बैंकिंग कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया टू डिपॉजिट 10% ऑफ इट्स नेट प्रॉफिट इन सेपरेट रिजर्व, तो फॉल्स हो जाएगा। सेपरेट रिजर्व में 25% हम लोग रखते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग SLR भी बोलते हैं, ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा। कंपलसरी फॉर बैंकिंग कंपनीज, जो भी बैंकिंग कंपनीज इंडिया में इनकॉर्पोरेट कर रही है, सिंपल सा बात है, जितनी भी कमर्शियल बैंक्स हैं वो अपने रिजर्व के 25% जो है सेपरेट करके रखेगी, ठीक है, 10% नहीं बल्कि 25%। ये आ सकता है आपके एग्जाम में, अगर 25% लिखा रहेगा तो आप ट्रू लिखिएगा और 10% रहेगा तो आप फॉल्स लिखिएगा, तो ये दो तरह से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इज सोन इन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रोविजन नहीं, ये फॉल्स हो जाएगा, प्रोविजन जो है डेबिट साइड नहीं शो होता है। दोज फिक्स्ड एसेट्स विच डू नॉट जनरेट एनी इनकम आर कॉल्ड डेड स्टॉक, तो ये बिल्कुल ही ट्रू है। कोई भी ऐसा एसेट जो कोई भी तरह का किसी भी तरह का इनकम जनरेट नहीं कर रही है, यहाँ बैंकिंग का बात हो रहा है, यहाँ कंपनी का बात नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए। तो कोई भी अगर फिक्स्ड एसेट है वो कोई भी इनकम जनरेट नहीं कर रही है, तो उसे हम लोग बैंकिंग के टर्म्स में डेड स्टॉक कहते हैं। नेक्स्ट है सब्सक्राइब्ड कैपिटल एंड ऑथराइज्ड कैपिटल फॉर अ बैंक में बी इक्वल, तो ये फॉल्स है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि सब्सक्राइब कैपिटल और ऑथराइज कैपिटल बैंक का इक्वल होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अ बैंक कैन नॉट पे डिविडेंड ऑन इट्स शेयर अनलेस ऑल द कैपिटल एक्सपेंडिचर आर रिटन ऑफ, ट्रू, बिल्कुल ये ट्रू है। बैंक जो है डिविडेंड पे नहीं करेगी जब तक उसका सारा एक्सपेंडिचर राइट ऑफ नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये मान के चल सकते हैं, ऑब्वियसली बैंक को प्रॉफिट होगा तभी तो वो डिविडेंड बांटना शुरू करेगी, उसकी एक्सपेंडिचर की पेमेंट बाकी है और वो डिविडेंड कैसे दे सकती है, तो ऑब्वियसली ये जो है कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बैंक आर प्रिपेयर्ड इन वर्टिकल फॉर्म, तो ये बिल्कुल ही ट्रू है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो वर्टिकल फॉर्म में प्रिपेयर होगा, तो ये रिमेंबर करने वाला क्वेश्चन है, याद करने वाला क्वेश्चन है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है बैंक्स का वो वर्टिकल फॉर्म में प्रिपेयर होता है, तो ये आप याद रख कर लें। नेक्स्ट आते हैं द लिक्विडेटर हैज़ द राइट टू फॉरफीट द शेयर्स ऑफ द शेयर होल्डर हु फेल टू पे द अमाउंट, तो ये लिक्विडेशन चैप्टर से है। लिक्विडेटर के पास सारा राइट होता है कि वो फोरफीट कर सके शेयर होल्डर के जो शेयर्स हैं जो जिसने अमाउंट नहीं दिया है, तो ये हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था। नेक्स्ट है होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनीज, तो यहाँ आपको इसके ट्रू और फॉल्स पढ़ने होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इन इंडिया इट इज़ कंपल्सरी फॉर अ होल्डिंग कंपनी टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट इन अकॉर्डेंस विद कंपनीज एक्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है व्हेन वन कंपनी परचेज मोर देन 50% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी द परचेजिंग कंपनी में कम्स
होल्डिंग कंपनी ऑफ द कंपनी, फॉल्स, 50% से ज़्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट है इफ़ कंपनी सी इज सब्सिडरी ऑफ कंपनी बी एंड कंपनी बी इज सब्सिडरी ऑफ कंपनी ए विल बी द होल्डिंग कंपनी ऑफ बी एंड सी। तो ये बिल्कुल ही ट्रू है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि सी जो है बी का सब्सिडरी कंपनी है, और क्या कह रहा है, एंड एंड बी इज़ द सब्सिडरी कंपनी ऑफ ए। अब बी जो है किसका सब्सिडरी, ए, तो ए के अंडर क्या आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया, तो ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा होल्डिंग कंपनी। तो इस तरह आपको समझना है। नेक्स्ट है इफ अ होल्डिंग कंपनी डज नॉट परचेज ऑल द शेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी द शेयर्स नॉट सो परचेज इज नोन एज माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो ये याद करने वाला क्वेश्चन है, ये आपको याद करना होगा कि कोई भी होल्डिंग कंपनी अगर परचेज नहीं करती है शेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी तो इसको हम लोग माइनॉरिटी इंटरेस्ट कहेंगे, ठीक है। तो ये आप याद कर लीजिए, माइनॉरिटी इंटरेस्ट इज शोन इन द लायबिलिटी साइड ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, बिल्कुल ही ट्रू है। कंटीजेंट लायबिलिटी विच बिलोंग टू होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनीज टुवर्ड्स ईच अदर आर शोन एज फुटनोट इन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, तो ये हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। होल्डिंग कंपनी परचेज इक्विटी शेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी ऑन द डेट ऑफ preparing consolidated balance sheet, there will be post acquisition profit in profits of subsidiary company, ये false हो जाएगा। profit on revaluation of fixed assets on the date of acquisition is a revenue profit, इसका आंसर हो जाएगा false। when holding company receives bonus share from subsidiary company, shareholders of a holding company in subsidiary company increases, तो इसका आंसर हो जाएगा true। ये 9th क्वेश्चन है। नेक्स्ट है issue of bonus shares of pre-acquisition profit by the subsidiary company has no effect on the accounting treatment, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। तो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी प्रॉफिट प्रायर टू रिसिप्ट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज नोन एज प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, तो बिल्कुल ही ट्रू है। ये आप याद रखिए कि कंपनी के शुरू होने से पहले जो कंपनी को कुछ रिसिप्ट मिलता है, कुछ प्रॉफिट होता है, तो उसे प्रॉफिट प्रायर टू रिसिप्ट, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन कहते हैं, तो ये ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी लॉस प्रायर टू रिसिप्ट, इसको कहते हैं लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन है। तो ये दोनों तो आप बिल्कुल याद कर लीजिए। अगर कंपनी स्टार्ट होने से पहले उसको कुछ प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन हो जाएगा। अगर कंपनी को स्टार्ट होने से पहले कमेंसमेंट मतलब स्टार्ट होने से पहले अगर कुछ लॉस हो जाता है तो उसे कहेंगे लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। तो ये सब आप देख सकते हैं, सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग डबल अकाउंट सिस्टम के ट्रू और फॉल्स को कवर करेंगे। ट्रू और फॉल्स को मैं एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपको याद हो और आपको समझ में आए, ताकि आप एक बार पढ़ने से फिर आप समझ जाएं, फिर आपको इसको दोबारा ना पढ़ना पड़े। पहला क्वेश्चन है डबल अकाउंट सिस्टम इज़ यूज्ड इन पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न, तो ये बिल्कुल ट्रू है। अगर आप लोगों ने डबल अकाउंट सिस्टम बनाया होगा तो आपको पता होगा कि डबल अकाउंट सिस्टम जो है पब्लिक यूटिलिटी के लिए बनाया जाता है, तो ये बिल्कुल ही ट्रू है। नेक्स्ट है रेवेन्यू अकाउंट इज़ प्रिपेयर इन प्लेस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन डबल अकाउंट, तो बिल्कुल ही ये ट्रू क्वेश्चन है ना। रेवेन्यू अकाउंट जो है हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट लॉस के जगह, तो बिल्कुल ही प्रॉफिट लॉस की तरह बनता है, पर हम लोग क्या बोलते हैं उसे, रेवेन्यू अकाउंट बोलते हैं। नेक्स्ट है अंडर डबल अकाउंट सिस्टम रेवेन्यू अकाउंट, नेट रेवेन्यू अकाउंट, बैलेंस शीट आर प्रिपेयर, तो ये फॉल्स है, और भी बहुत सारी चीज़ें बनती है। नेक्स्ट है अंडर डबल अकाउंट सिस्टम नेट रेवेन्यू अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड इन प्लेस ऑफ प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो ये बिल्कुल ही ट्रू स्टेटमेंट है कि डबल अकाउंट सिस्टम के अंदर नेट रेवेन्यू अकाउंट जो है प्रिपेयर होता है इन प्लेस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इन डबल अकाउंट सिस्टम फिक्स्ड एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड ऑफ द कैपिटल अकाउंट, तो ये फॉल्स हो जाएगा। इन डबल अकाउंट सिस्टम डेप्रिसिएशन इज रिकॉर्डेड इन द लायबिलिटी साइड ऑफ द जनरल बैलेंस शीट, तो बिल्कुल ट्रू है। डेप्रिसिएशन जो है हम लोग लायबिलिटी साइड लिखेंगे जनरल बैलेंस शीट के अंदर, तो ये ट्रू है। तो चलिए अब हम मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन कवर करते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। अकाउंट्स ऑफ जनरल इंश्योरेंस कंपनी की बात करें,
तो ये चैप्टर से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला है जनरल इंश्योरेंस वॉज नेशनलाइज इन 1971, तो ये बिल्कुल ही ट्रू है। तो जो जो पॉसिबल क्वेश्चंस है और जो हाईलाइटेड क्वेश्चन है वो अब हम डिस्कस करेंगे। जनरल इंश्योरेंस जो है वो नेशनलाइज हुआ था 1971 में, ठीक है। इन मैरिन इंश्योरेंस रिजर्व फॉर 50% ऑफ द नेट प्रीमियम इज मेड फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क, तो ये फॉल्स है। ये सब आप रीड कर लीजिएगा, मैं हाईलाइटेड वाला रीड कर देती हूँ। इन फायर इंश्योरेंस 40% ऑफ द नेट प्रीमियम में बी रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क, तो ये बिल्कुल ट्रू है। 40% ऑफ द नेट प्रीमियम जो है रिजर्व में रखा जाता है फायर इंश्योरेंस में। इन मैरिन इंश्योरेंस द फायर इंश्योरेंस एंड फायर इंश्योरेंस द मैक्सिमम रेट फॉर कमीशन इज़ 5% प्रीमियम, तो ये आप याद रखिए। फायर इंश्योरेंस और मैरिन इंश्योरेंस में ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5% प्रीमियम देखने को मिलेंगे, तो ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन में से एक है। तो चलिए ये डिस्कस कर लिए। अब हम लोग एनुअल अकाउंट्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज देखते हैं। रेवेन्यू अकाउंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इज़ टू बी प्रिपेयर्ड एज पर फोरम ARA स्पेसिफाइड बाय IRDA, तो ये बिल्कुल ही ट्रू है। रेवेन्यू अकाउंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस जो है प्रिपेयर किया जाता है फोरम ARA स्पेसिफाइड बाय IRDA। IRDA हो गया इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, तो आप ये याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर जो है बहुत ही इजी चैप्टर है, इसके सारे जो है आप खुद से पढ़ सकते हैं, बहुत इजी ट्रू और फॉल्स दे रखे हैं यहाँ पे अकाउंटिंग फॉर एमलगमेशन भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी जो है ट्रू और फॉल्स आते हैं, तो हाईलाइटेड वाला आप पढ़ लीजिएगा। फ्रॉम 1985 अकाउंटिंग फॉर एमलगमेशन इज़ रेगुलेटेड बाय AS 14, तो ये बिल्कुल ट्रू है। 1985 के बाद एमलगमेशन जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के अकॉर्डिंग जो है रेगुलेट किया जाता है, ये बिल्कुल ट्रू है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 ये याद रखिएगा, ठीक है। इसी तरह है अंडर एमलगमेशन वेंडर कंपनी इज कॉल्ड ट्रांसफरर एंड वाइल परचेजिंग कंपनी इज कॉल्ड ट्रांसफरी कंपनी, बिल्कुल ट्रू है ये। तो ये भी आपको याद रखना है कि एमलगमेशन के अंदर जो वेंडर कंपनी होती है उसे ट्रांसफरर कहते हैं, और जो परचेजिंग कंपनी होती है, जो वो कंपनी जो दूसरे कंपनी को खरीद रही है उसे ट्रांसफरी कहते हैं। ट्रांसफरी कंपनी जो दूसरे कंपनी को खरीद रही है, और वो कंपनी जो दूसरे कंपनी के साथ जाके मिल रही है उसे कहते हैं ट्रांसफर, तो ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इन केस ऑफ अमलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर शेयर्स आर वैल्यूड एट देयर पेड अप वैल्यू, तो ये बिल्कुल ट्रू है। पेड अप वैल्यू के अकॉर्डिंग जो है शेयर्स का वैल्यू होता है। नेक्स्ट है नेक्स्ट 9th क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 14 इंक्लूड्स प्रोसीजर फॉर अकाउंटिंग एमलगमेशन, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का ही एक सप्लीमेंट्री है। जैसा कि मैंने डिस्कस किया था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के अकॉर्डिंग एमलगमेशन गवर्न किया जाता है, मतलब उसकी सारी जो भी है रूल्स एंड रेगुलेशन एमलगमेशन के दिया हुआ है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में, तो ये आप याद रखिएगा, ये ट्रू है। नेक्स्ट है अकाउंटिंग फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। देयर इज़ नो नीड टू लिक्विडेट अ कंपनी इन केस ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के लिए कोई भी ज़रूरत नहीं है कंपनी को लिक्विडेट करना। नो नीड टू लिक्विडेट अ कंपनी इन केस ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, तो ये बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन इज़ रिकॉर्डेड बाय द परचेज मेथड ऑफ अकाउंटिंग अमलगमेशन, तो ये बिल्कुल ट्रू है। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन जो है रिकॉर्ड किया जाता है परचेज मेथड में, इन द नेचर ऑफ परचेज। नेक्स्ट है रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट इज ओपन फॉर द पर्पस ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के लिए रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट ओपन होता है, तो ये बिल्कुल ट्रू है। इंपॉर्टेंट सारे मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेती हूँ पहला। नेक्स्ट अब चैप्टर आता है लिक्विडेशन, इसमें है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स आर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, तो बिल्कुल ट्रू है। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स जो है वो अनसिक्योर होते हैं, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट है शेयर होल्डर्स आर पेड ओनली आफ्टर द पेमेंट ऑफ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, तो बिल्कुल सही है। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स जो होते हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, उनके पेमेंट के बाद ही शेयर होल्डर्स की पेमेंट होती है। नेक्स्ट है टॉप प्रायोरिटी इज गिवन टू लिक्विडेशन एक्सपेंस इन केस ऑफ पेमेंट बाय लिक्विडेटर, तो टॉप प्रायोरिटी जो है आपको लिक्विडेशन एक्सपेंसेस के इन केस ऑफ लिक्विडेटर, तो ये दिया जाता है, तो बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट
नेक्स्ट है प्रॉफिट ऑफ अ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इज कैलकुलेटेड स्पेशलाइज्ड मैथमेटिकल एक्सपर्ट नोन एज एक्यूरेसी। तो यहाँ पे आप ट्रू लिखिए, यहाँ याद करने वाला क्वेश्चन है। शेयर होल्डर्स गेट डिविडेंड एवरी ईयर वाइल पॉलिसी होल्डर्स गेट बोनस एवरी सेकेंड ईयर। तो ये बिल्कुल ट्रू है, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है और पॉलिसी होल्डर्स को बोनस मिलता है। नेक्स्ट है बैलेंस शीट ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम ए ऑफ लाइफ इंश्योरेंस एक्ट। तो लाइफ इंश्योरेंस फॉरम ए के अकॉर्डिंग जो है ये प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए सारे क्वेश्चंस हो गए। तो आज हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, क्योंकि मैंने सारे चैप्टर से लिया था तो कुछ एक्सपेक्टेशन जो है आप कर सकते हैं कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है ट्रू और फॉल्स के मैच हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और मुझे भी इस तरह के वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। और नेक्स्ट वीडियो है जो है बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के ट्रू और फॉल्स का आएगा, तो आई होप आप उसे भी देखेंगे। थैंक यू सो मच।